माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है और आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूं। नमो बुद्धाय। समाजवाद और समाजवादी विचारधारा के बढ़ाने वाले माननीय मुलायम सिंह जी का कल दिनांक 10 अक्टूबर को मेदांता में निधन हो गया। जो लंबे समय से अस्वस्थ तो चल रहे थे, लेकिन बीच बीच में वो स्वस्थ होकर के आ जाया करते थे। इस बार भी यही उम्मीद थी कि वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे और फिर लोगों के मध्य आ जाएंगे, लेकिन 10 तारीख की जो स्थिति थी उससे वो आगे नहीं आ पाए। साथियों, समाजवादी विचारधारा और भारतीय राजनीति में उसका पुनर्प्रादुर्भाव बहुत लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुआ, उसका रूप एकाध अन्य प्रदेशों में भी नजर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने आप में उसके लिए एक अलग तरह से जाना गया। और माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को उसका श्रेय जाता है। जब देश में कांग्रेस का राज्य था, तो ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में ये पहल करने वालों में सर्वप्रथम माननीय नेताजी का नाम आगे आता है। हालांकि कई परिवर्तनों में ऐसा भी हुआ कि कई अन्य लोग भी आए, लेकिन जो स्थापित हुए उनमें माननीय नेताजी का ही नाम पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ा जाता है। वैसे हम लोग बड़े हो रहे थे और अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ सेवाओं की तरफ बढ़ रहे थे, तो राजनीति समझने लगे थे। और ऐसे समय में जब 77 का चुनाव हुआ था, तो जो सरकार बदली थी उसके मुख्यमंत्री माननीय रामनरेश यादव जी बने थे। रामनरेश यादव जी के पहले भी जब चौधरी चरण सिंह की समवित सरकार बनी थी, तो मेरे ख्याल से उस समय माननीय नेताजी सहकारिता मंत्री बने थे। और माननीय रामनरेश जी की सरकार में भी यह मंत्री थे। इसके उपरांत रामनरेश जी की सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई और किन्हीं कारणों से वह सरकार चली गई और देश में एक नए तरह का जो पूरा परिवर्तन हुआ, वो बदलाव हुआ, वो तो हुआ ही हुआ। लेकिन उसके बाद जब 89 में फिर से देश में एक तरह का भूचाल आया, तब जो नई सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी, उसका नेतृत्व माननीय मुलायम सिंह के हाथों में आया। यह वही दौर था जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे युवा तुर्क नेता उनके मंत्रिमंडल में उनके साथ थे, जिनमें माननीय शरद यादव जी, श्री रामविलास पासवान जी और ऐसे ही अनेकों लोग थे जो सामाजिक न्याय की बातों पर जोर दे रहे थे और किसान परिवारों से, छोटे परिवारों से आए हुए लोग थे। ये वही दौर था जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे और अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह का एक समाजवादी आंदोलन के लोगों को मौका मिला था। यह बात अपने आप में बढ़ रही थी कि धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की जो ताकतें थीं वो अपने क्रियाकलाप करती रहीं और उसमें एक जो सरकारें थीं जिनसे जनता को बहुत उम्मीद थी, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। और उन परिवर्तनों का हाल ये हुआ कि जो माहौल था, जो बदलाव की बयार थी, वह अच्छी तरह से चलती, लेकिन कई इस तरह की चीजें हुई
जिसकी वजह से उस समय ये सारी जो बातें हो रही थी वो भी किसी न किसी तरह विवादों में घिरती गई। और ऐसे विवादों की वजह से हमारा जो सामाजिक आंदोलन था, जो हमारा सामाजिक बदलाव का दौर था, वह एक अलग स्थिति में चला गया। और उस बदलाव में जब जनता दल का बंटवारा हुआ तो वह विभिन्न धड़ों में बट गया और माननीय नेताजी उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ छोड़ करके माननीय चंद्रशेखर जी के साथ चले आए। और माननीय चंद्रशेखर जी थोड़े दिनों के लिए प्रधानमंत्री हुए, माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। और फिर उसके बाद जब कांग्रेस के समर्थन से ये सरकारें चल रही थी तो कांग्रेस ने अपना सरकार से हाथ हटा लिया और देश फिर चुनाव के दौर में चला गया। ये दौर था 91 का। मुझे याद है 91 के इस दौर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने जा रहे थे। ऐसा संयोग था कि मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया था, क्योंकि कांग्रेस को हटा करके जिस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक उम्मीद जताई थी, और उन दिनों मैं अमेठी में हुआ करता था, तो अमेठी के जो तत्कालीन राजकुमार थे श्री संजय सिंह जी, वह भी जनता दल में शरीक हो गए थे। और चूंकि जनता दल के स्वभाव से जो उनके कार्यकर्ता थे उतने वाकिफ नहीं थे, विरोध की राजनीति नहीं जानते थे, वो लोग हमेशा सत्ता का स्वाद चखे थे, तो किसी तरह से चुपके चुपके उनको चेहरा दिखाने के लिए भले उनके साथ होते थे, लेकिन आड़ में वो बिल्कुल विरोधी थे। तो ऐसे समय में मेरी मुलाकात उनसे हुई, और जब मैंने विरोध की राजनीति के लिए उनको कुछ बातें बताई तो एग्री हुए, और उन्होंने एक जिम्मेदारी दी कि तुम एक टीम बनाओ अमेठी में और लोगों के मध्य जाओ। तो मैंने ये काम अमेठी में उस समय के प्राध्यापक थे शिवराम वर्मा जी, विजय बहादुर यादव जी, ज्वलंत कुमार शास्त्री जी, और जो यूथ थे उस समय के तमाम उन क्षेत्रों में सामाजिक न्याय की बात सोचने वाले, उन लोगों को एकजुट करके हमने एक समूह बनाया, जो समूह लोगों के बीच जाता था, बात करता था। और फिर माननीय संजय सिंह जी भी उन समूहों के बताए हुए स्थानों पर विजिट करते थे। तो जो उनको भीड़ मिलती थी, जिस तरह के लोग वहां इकट्ठे होते थे, वो बहुत उत्साहित हुए। यह वही दौर था कि जब अमेठी की राजनीति में लोकदल के एक पुराने नेता थे श्री हरिचरण यादव जी, उनको यह बात नागवार लग रही थी। हालांकि वो 77 के दौर में विधायक बने थे, लेकिन चूंकि वो पेशे से वकील थे और सामाजिक रूप से उतना काम नहीं कर पाते थे, तो उनकी राजनीति केवल एक लोगों में एक प्रतीकात्मक राजनीति की तरह से थी। जब हमने सक्रिय राजनीति के रूप में वहां पे काम करना शुरू किया तो यह बात उनको बहुत अच्छी नहीं लगी। तो उनके कुछ जानने वाले, पहचानने वाले और लोग इस बात का विरोध करते थे और कई तरह की बातें करते थे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि माननीय संजय सिंह इतने प्रभावित हुए उस समय, जो विरोधी और समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनसे मिल करके, कि उन्होंने सबको आमंत्रित किया अपने राजभवन में एक दिन, और उस बारादरी में पूरे क्षेत्र के गणमान्य और बहुजन और तमाम ऐसे समाज के लोग जो कभी वहां प्रवेश नहीं पाते थे, वह सब सादर आमंत्रित थे। और सबों ने जो उत्साह दिखाया कि वो उनकी बहुत बड़ी बारादरी छोटी पड़ गई, बहुत सारे लोग बाहर खड़े रहे और इतनी अच्छी सभा हुई। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही संजय सिंह ने अपने संबोधन में, कि मुझे तो इस बात का पहली बार एहसास हुआ कि समाज के इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, और ये लोग कभी यहाँ आए नहीं। कुछ ऐसे लोग हमको घेरे रहते थे जो हमें वो चेहरा नहीं दिखाते थे जो वो समाज का असली चेहरा है। और इसी कार्य के तहत धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ने लगे, तो वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता, और जिनमें बहुत अच्छे कार्यकर्ता शाहिद अख्तर थे, रुदल यादव थे, ये सब मिल करके हम लोगों ने मुलायम सिंह से मिलने का प्लान किया। तो हम लोग मुलायम सिंह से भी मिलने गए, और मुलायम सिंह ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
जो जनता दल को बढ़ाने का काम उस क्षेत्र में कर रहे हो। हम लोगों ने सामाजिक आंदोलनों में भी काम किया, जिसमें आर्य समाज से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम थे, और उसी तरह से लोगों के बीच जाना और उन सबको सत्य और असत्य से अवगत कराना और पाखंड और अंधविश्वास से दूर करने का भी काम हम लोग समानांतर रूप से कर रहे थे। लेकिन राजनैतिक रूप से जो ये काम हो रहा था वह एक सुदृढ़ राजनीति का एक तरह से नींव था उस जगह, और इसका परिणाम यह हुआ, हालांकि उस समय जो चुनाव हुए उस चुनाव में जो सफलता और असफलता की बात थी, माननीय राजमोहन गांधी जी चुनाव लड़ने आए और उनके भी मैं संपर्क में आया और बहुत अच्छी तरह से उनके लिए काम किया, उनसे भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हुए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए नेताजी ने, जब उनको पता चला तो नेताजी ने बहुत महत्व देना शुरू कर दिया। जब भी मैं जाता था बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, मिलते थे और तमाम विषयों पर चर्चा करते थे। और ये वो दौर था जब नेताजी पूरे देश में अपनी एक अलग तरह की पहचान के साथ पहचाने जाते थे। ये बात बहुत अच्छी तरह से सब लोग समझने लगे थे कि मैं राजनैतिक रूप से चीज़ों के प्रति गंभीर हो गया हूँ और विचार कर रहा हूँ। एकाएक 91 का चुनाव आया। उस समय माननीय चंद्रशेखर जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, संजय सिंह जी संचार मंत्री थे, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इन सबों से मेरे ताल्लुक इतने बेहतर हो गए थे कि मैंने ऐसे ही एक दिन चर्चा की कि क्या मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो माननीय संजय सिंह ने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ सकते हो, चलो अमेठी से चुनाव लड़ो पार्लियामेंट का। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, पूछा कि क्या लड़ लोगे। हमने कहा कि चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत होगी, देश में हमारी सरकार है, आप मंत्री हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत आएगी। लेकिन सहयोग कुछ ऐसा था कि माननीय चंद्रशेखर जी अमेठी से चुनाव अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहते थे, और क्योंकि कांग्रेस का भी उनको समर्थन था, तो फिर एक दिन मुझसे कहा गया कि चूंकि अमेठी से हम पार्लियामेंट नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए बताओ विधानसभा कहाँ से लड़ सकते हो। मुझे याद है मैं दिल्ली में था और मैंने अपने मित्र श्री रविंद्रनाथ यादव, जिनको राय साहब कहा जाता था, लोकप्रिय नाम उनका राय साहब था, बाबू रामदास जी उन दिनों जिंदा थे, मैंने उनसे पूछा कि अगर मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो कहाँ से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा, दो ही विधानसभा ऐसी है जहां कभी यादव चुनाव नहीं जीता है, एक है बयालसी और दूसरा है गढ़वारा। तो बयालसी चूंकि हमारे यहाँ से दूर था और वो एक अलग तरह का क्षेत्र था, लेकिन गढ़वारा इस तरह का क्षेत्र था जहाँ से हमारे तमाम रिश्ते नाते के लोग और हमारे क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ क्षेत्र था। तो हमने गढ़वारा का नंबर पूछा और मैंने ये नंबर और ये क्षेत्र का नाम माननीय संजय सिंह को बता दिया, लिख के दे दिया। और पता ये चला कि जो पहली लिस्ट आई उससे मुझे गढ़वारा से समाजवादी जनता पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। अब इस दौर में मैं दिल्ली से सीधे लखनऊ आया और लखनऊ आने पर पता चला कि मेरा बहुत विरोध हो रहा है, क्योंकि जो उस समय के नेता थे उनको इस बात की बहुत कम जानकारी थी कि मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ। हालांकि मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरा पूरा संबंधी गण जो थे वो सब राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय थे, और मुझे बहुत अच्छी तरह ये बात पता थी कि रारी से जब श्री राज बहादुर यादव जी निर्दल चुनाव लड़ते थे तो शाम को उनका जो विश्राम हुआ करता था वो मेरे ही घर पर मेरे बैठक में होता था, और वहीं से तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो प्रचारक थे वो सब खा पी करके अपने कार्य के लिए निकलते थे। और मैं विद्यार्थी होने के नाते छोटा भी था, बहुत छोटा था। और आश्चर्य आप करेंगे कि हम लोगों के एक रिलेशन के थे श्री कैलाश नाथ यादव, तब उनका चुनाव निशान घोड़ा हुआ करता था, और वो घोड़े का चित्र, घोड़े का झंडा, घोड़े के बहुत सारे पोस्टर बनाया करते थे। तो मैं भी अपनी किताबों के पन्ने फाड़ करके घोड़े बनाना शुरू कर दिया स्याही से। और जब शाम को नेताजी लौटते थे तो बड़ा उत्साह रहता था कि उनको मैं दिखाऊं, लेकिन चूंकि इतनी देर हो चुकी थी, खाना खाना, फ्रेश होना, तो सवेरे जब वो लोग चाय पीते थे या तैयारी कर रहे होते थे तो लोग मेरे बनाए हुए घोड़े उनको दिखाते थे, और वो घोड़े कई लोग फाड़ करके ले भी जाते थे।
और जगह जगह उस घोड़े को वो चिपकाया भी करते थे। तो एक मुझे ये भी वरदान प्राप्त हुआ कि मैं वहीं से चित्रकारी का भी काम करने लगा और मुझे चित्र में बहुत आनंद आने लगा और खूब मैंने घोड़े बनाए। स्वाभाविक था वो घोड़े हो सकता है उतने अच्छे ना हों, और उस समय के बनाए हुए घोड़े आज इसलिए उपलब्ध नहीं हैं कि तब न कैमरा था, न इस तरह की सुविधा थी। गांव का एक आदमी रोलदार कागज पर घोड़े बनाए और वो घोड़े कैसे होंगे वह एक बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और जब मैं बच्चों को आजकल इस तरह के घोड़े बनाते हुए देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। और जब उन्हें कोई रोकता है, टोकता है, तो मैं उसे मना करता हूँ कि नहीं, ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दीजिए, करने ही मत दीजिए। मैंने तो अपने घर में उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की हुई है, उनके लिए बाकायदा पेपर का पैकेट रखा हुआ है, कलर रखा हुआ है, पेंसिल का, जो भी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। और मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे जब अपना उनका मन होता है तो कागज़ निकालते हैं, चित्र बनाते हैं और किसी की नहीं सुनते, वो अपने मन का चित्र बनाते हैं। अपने मन का उनका जो चित्रांकन है वो देख करके मुझे अपने बचपन की जो कमियां थी, जो उस समय की मतलब ये दिक्कतें थी कि मुझे उतने अच्छे कलर, उतने अच्छे कागज और उतनी सुविधा नहीं मिली, उसके बावजूद भी मैं चित्रकार बन गया। तो आज जब हमारे पास संसाधन हैं, स्रोत हैं, तो मैं क्यों ना इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊं। माननीय नेताजी का रेफरेंस करते करते मैं आपको एक ऐसे दौर में ले गया, एक ऐसे अपने पुराने दिनों में ले गया जहां से कि मैंने नेताजी के साथ साथ जो अपने चित्रकला का जीवन था उस पर एक प्रकाश डाला। लेकिन उसके बहुत सारे हिस्से बाकी हैं कि मैं कैसे राजा साहब अमेठी के कॉलेज में अपॉइंट हुआ, वहाँ पर चित्रों ने मेरी कितनी मदद की और मेरे चित्रकारी से वो कितने प्रभावित हुए, ये सब उल्लेख तो अलग तरह का है। लेकिन माननीय संजय सिंह जी भी मेरे चित्रों से प्रभावित थे और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि राजा साहब को मैं अपनी चित्रकारी की वजह से बहुत प्रिय हूँ, और वो वही सम्मान देते थे, वही आदर देते थे। और कभी भी उन्होंने इस तरह की कवायद नहीं की कि जो अन्य लोगों के साथ जैसा उनका कभी व्यवहार रहा होगा। आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने मुझे कला के क्षेत्र में समय समय पर जो सहयोग दिया वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब कोई राजनेता, जो मिनिस्टर हो, जो केंद्र में मंत्री हो, वो आपको सम्मान देता हो। और जब मैं दिल्ली में था तो उन्होंने एक पेंटिंग अपने ड्राइंग रूम के लिए बनाने के लिए कही, तो मैं वहीं बना रहा था कैनवास कलर मंगा करके। तो उस समय मुझे याद है सुबोध कांत सहाय, यशवंत सिन्हा और एक दो और नेता उनके घर किसी आयोजन में दावत के लिए आए हुए थे। तो उनको माननीय संजय सिंह जी ने उस चित्र को मेरे देखने के लिए बुलाया। तो वो लोग देख के इतने प्रभावित हुए इस चित्र को कि मुझसे कहा, भाई राजनीति तुम करना मत करना, लेकिन ये चित्रकारी मत छोड़ना। और मैंने इस बात को गांठ बांध लिया। तो राजनीति में जितनी हिस्सेदारी हो सकती थी उतना तो मैं करता रहा, लेकिन मैं चित्रकारी को कभी नहीं छोड़ा। और यही कारण था कि जब राजनीति में अमेठी से चुनाव न लड़ाए जाने की बात आई, तब उन्होंने मेरा नाम विधानसभा की पहली सूची में सम्मिलित कराया। और जब बहुत विरोध जिला स्तर से आरंभ हुआ तो माननीय नेताजी से जब मैं मिला तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा विरोध हो रहा है। तो फिर भी उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा विरोध हो रहा है तो ये अच्छी बात है कि लोग तुम्हें पसंद करते होंगे लोग, इसलिए जो लोग नेता लोग हैं वो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। तो कई लोग थे, उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन ये बात जब हमसे संजय सिंह ने कहा कि भाई नेताजी कह रहे थे कि उसका तो बहुत विरोध है, क्या तुम्हें कोई तुम्हारे समाज का भी नेता जानता है? तो मैंने कहा बिल्कुल जानते हैं, माननीय रामकरण जी हमारे रिलेटिव भी हैं और वो अच्छी तरह मुझे जानते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार उनसे कह दो। तो मैं जब माननीय रामकरण जी दादा के पास उनके निवास डालीबाग मंत्री आवास गया तो देखा कि वहाँ पिताजी और हमारे ससुर जी मौजूद थे। पिताजी देखते ही नाराज हो गए कि तुमको किसने चुनाव लड़ने के लिए कहा था। लेकिन वहाँ ससुर जी ने, श्री रामनारायण यादव जी ने मेरा सहयोग किया, हाथ पकड़ा और मुझे ले गए, दादा रामकरण के सामने खड़ा कर दिया, यही लाल रत्नाकर है। दादा
भी हल्की सी नाराजगी जाहिर किए कि आपने हमको नहीं बताया कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो। हमने कहा जरूरत क्या थी, जब आप हाई हो तो, और मेरा नाम भी आ गया है सूची में, लेकिन मैं आपसे ये सिफारिश करने आया हूं कि आप एक बार नेताजी से कह दीजिए कि हमें आप जानते हैं और हमारा टिकट। कहे नहीं नहीं, मैं तो वो कह चुका हूं, इस पर बात हो चुकी है। और मुझे ये बात नहीं पता थी कि उन दिनों जो चुनाव में टिकट देने की कमेटी हुआ करती थी उसके वो सदस्य भी थे। तो इस तरह से मेरा टिकट मजबूती से बना रहा और बहुत सारे विरोधों के बावजूद भी मैं चुनाव लड़ा। और जब मैं नेताजी से मिलने उनके मुख्यमंत्री आवास गया हुआ था तो उस क्षेत्र के उनका जिक्र करना यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नेताजी किस तरह से चीजों को लेते थे। एक सज्जन हुआ करते थे, उनका नाम था गोकुल दुबे। गोकुल दुबे को टिकट की बहुत उम्मीद थी और उनके साथ उस क्षेत्र के बहुत सारे नौजवान, जिनमें कई नाम मुझे अभी भी याद हैं, रमापति और कुछ इस तरह के लोग थे, महेंद्र। तो ये लोग उनके साथ साथ उनके टिकट के लिए उनकी सिफारिश में नेताजी के पास गए थे। और जब हमसे उनकी मुलाकात हुई, मैं यंग था, सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने और एक हरे रंग का गमछा, उन दिनों जनता दल के लोग हरे रंग का गमछा रखते थे। तो मैं आया तो कोई मुझे पहचान लिया और मुझसे पूछता है कि आपको जानता कौन है। हमने कहा क्यों भाई, मुझे कौन जानता है, आपको तो लोग जानते होंगे ना पूरे क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि मेरा टिकट होना था और आपने बीच में पता नहीं कहां से आप आ गए हवाई कैंडिडेट होकर के। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल हवाई कैंडिडेट नहीं हूं, मैं सड़क का आदमी हूं, जमीनी कैंडिडेट हूं। और एक बात आपको बता दूं कि देखिए, आपको जितने लोग जानते होंगे वो तो हमें जान गए होंगे, लेकिन उन लोगों को जिनको आप नहीं जानते और वो हमें जानते हैं, वो तो हमारे लिए प्लस हो गए। इसलिए अभी जो चुनाव है इसमें तो मेरा सही चुनाव हुआ है और मुझे आपसे ज्यादा लोग जान गए। हंस के जब हमने ये बात कही तो जो उनके साथ नौजवान थे वो बड़े प्रसन्न हुए, कई बड़े प्रसन्न हुए और उनको मन ही मन खुशी हुई कि चलो एक कोई ऐसा आदमी तो आया जो इनको और इनकी जो चौकड़ी है उसको एक पराजय का वो दिया और टिकट लेकर के गढ़वारा आ गया। तो साथियों, वो एक उत्साह का दौर था। और इसमें आपको मैं बता दूं कि मेरी हालत ये थी कि मुझे सचमुच पिताजी की बात पर काफी ये बात समझ में आई थी कि मैं चुनाव का खर्च कहाँ से उठाऊंगा, कहाँ से खर्च करूंगा। तो मेरे पास जो संचय था, मैंने सोचा था कि कुछ अपने जीपीएफ वगैरह से कर्जा ले लूंगा और कुछ सैलरी वैलरी का कर करा करके कुछ यार दोस्तों से करूंगा। लेकिन जब इस बात का पता चला कि नेताजी ने कहा कि टिकट जैसे ही तुम्हारा पर्चा मिल जाए और तुम्हें कुछ उसके लिए पैसा भी पार्टी देगी, तो जब पार्टी ने पैसा दिया और मैं किसी ने कहा कि डीपी यादव भी जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जिनके पास टिकट है, सिंबल है, वो भी कुछ खर्चा देते हैं, तो मैं अपना टिकट लेके माननीय डीपी यादव के यहाँ भी गया। तब मेरी जेब में कुल 300 रुपए थे और मुझे डीपी यादव ने वो पर्चा देख करके 10,000 रुपए 91 में पकड़ाया। तो डीपी यादव का भी सहयोग रहा और इसके साथ चूंकि माननीय संजय सिंह जी तो थे ही थे और जो खर्च आना था वो वहन करते, इस बात का उन्होंने विश्वास दिलाया ही था। लेकिन मैं धीरे धीरे खर्च के लिए भी समृद्ध हो गया था। उन दिनों चुनाव में बहुत खर्च नहीं होता था, खर्च की सीमा भी बहुत कम थी, संसाधन भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी और लोग बहुत ईमानदार और कर्मठ लोग हुआ करते थे और उनके लिए आप संसाधन इकट्ठा कर दीजिए और संसाधन दे दीजिए तो आपके लिए वो काम करते थे। बहुत सारे नौजवान लड़कों ने मेरे चुनाव में काम किया। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब मैं दोबारा नेताजी के पास गया और उन्होंने जगजीवन राम से कहा कि लाल रत्नाकर को चुनाव के लिए खर्च दे दो, तो जगजीवन राम ने मुझे जो खर्च दिया वो राशि यहाँ बताना ठीक नहीं है, लेकिन नेताजी ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि तुम नहीं जानते हो, हम तुम्हारे लिए दादाजी जी ने भी हमसे कहा और हमने तुम्हारा टिकट किया है। तो मैंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल आपके बगैर चाहे मेरा टिकट कैसे हो सकता है। तो बहुत उत्साहित हुए और नेताजी का बहुत स्नेह बना रहा। मैंने देखा कि वह व्यक्ति किस तरह से अपने लोगों को एक प्रमोशन और एक हिम्मत देने वाले व्यक्ति थे। वो जानते थे पूरे जनपद में जितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया था और उससे पहले उसमें से कई लोग मिनिस्टर थे,
और जिस तरह का चुनाव हुआ था, उस चुनाव की घटना मैं आपको फिर बताऊंगा। यहाँ एक और रेफरेंस दे करके मैं आज इस वीडियो में केवल इतनी बात कहूंगा कि जब माननीय नेताजी ने चुनाव के उपरांत जब चुनावी विश्लेषण किया था, तो सभी लोग अपनी अपनी बात रखे थे। क्योंकि मैं बिल्कुल नया था और मैंने हाथ खड़ा किया तो नेताजी पहचानते थे और उन्होंने मुझसे लास्ट में, सब लोग बोल चुके थे, अपने बोलने से पहले उन्होंने अवसर दिया। मैंने 2 बातें कही थी कि नेताजी, अभी इस विश्लेषण में कहा गया कि बहुत सारे ऐसे हवाई लोगों को भेज दिया गया था और जिनकी वजह से हम चुनाव हार गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस जिले में एकदम कोरे कागज की तरह चुनाव लड़ने गया था, वहां पर मुझे बस लोग एक ही उलाहना देते थे कि ये उस पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं जिन्होंने नेताजी को बेच दिया है। लोगों ने आपके नाम पर पैसा लिया था और लोगों के काम भी नहीं हुए थे। वो हिसाब मेरे पास नहीं था, वो सूची मेरे पास नहीं थी जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि राजनीति में हवाई कौन होता है और जमीनी कौन होता है। जब मैंने ये बात नेताजी से कही थी तो नेताजी इस बात को जानते थे कि मैं अमेठी से दिल्ली की पदयात्रा के लिए कितना काम किया था और मैं किस तरह से पूरे उनके क्षेत्र में, उनके पूरे इलाके में नेताजी को जोड़ने में, नेताजी के लोगों को एक साथ लाने में, क्योंकि संजय सिंह की पदयात्रा थी और उसमें जो इंतजामकार लोग थे वो उस क्षेत्र की, उस माटी के, उसकी सोधी गंध को नहीं समझते थे। लेकिन जब मेरी मीटिंग संजय सिंह से होती थी तो मैं उनसे कहा करता था कि आप यहाँ पर नेताजी को जरूर बुलाइएगा, नेताजी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दीजिएगा, जिससे आपकी ये पदयात्रा और प्रभावशाली होगी। और इस बात को वो समझते थे और उन्होंने जितने भी कार्यक्रम किए थे, नेताजी के लोगों को उनसे संपर्क किया था। कन्नौज इत्यादि की सभा में तो नेताजी भी आए थे और यह आंदोलन एक इतना बड़ा आंदोलन था कि जिसने एक परिवर्तन की समा बांध दी थी। आज इस तरह की यात्राएं बहुत कम हैं। हालांकि आजकल राहुल गांधी इसी तरह की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और उनको जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, मुझे दिल्ली से अमेठी की वो पदयात्रा समझ में आती है जब वो विश्वनाथ प्रताप जी के समय में श्री संजय सिंह ने अमेठी से दिल्ली तक के लिए पदयात्रा की थी। और मैं उस पूरी पदयात्रा में क्योंकि प्रचार प्रसार देख रहा था और कई जगह जब मेरे खिलाफ बोलते थे तो संजय सिंह जी उन लोगों को उनके मुंह पर जवाब देते थे, ये एक पढ़ा लिखा PhD आदमी इस काम को देख रहा है, तुम गंवार हो, तुम्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उसको इस काम को कैसे करना है। तो साथियों, मैं उस बार का 91 का चुनाव लड़ा और बड़े शान से लड़ा। उसमें भी कई घटनाएं हुई जो आज तक लोगों को स्मृत हैं, भूले नहीं हैं। मैं अपने टिकट के नॉमिनेशन के बाद पहले दिन जब अपने क्षेत्र के लिए निकला तो मैंने क्षेत्र में रात्रि में यात्रा शुरू की थी और उस रात्रि में जहां तक सवेरा होता, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे युवा साथियों ने उस पूरे क्षेत्र में वॉल राइटिंग का ऐसा जाल बिछा दिया था कि जब हम दोबारा निकलते थे तो लोग ये पूछते थे कि भाई इस रात क्या जादू होना है। वो आश्चर्य करेंगे, उन दिनों कंधे पे हल रखे हुए चक्र में किसान का चुनाव निशान हुआ करता था और हमने उसके लिए जो टेक्निक अडाप्ट की थी, एक सर्कल और कट उसका बनाया था तो हल्दर निशान का, और उसको जो हमारे विद्यार्थी थे और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो लोग उसको लगा करके पूरे क्षेत्र में उस समाजवादी जनता पार्टी और मेरे नाम के साथ दीवारें पोतती थी, रंग दी थी, जिसकी उस समय उस क्षेत्र में परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह वॉल राइटिंग बहुत लंबे समय तक चलती रही और उससे एक राजनैतिक जो समझ बनी और जिस तरह से हमने वहाँ काम किया उस पर मैं जरूर किसी दिन आपसे बात करूँगा, क्योंकि आजकल ये बात का दौर है। ये सब बातें जब स्मृत होती हैं, याद आती हैं, तो माननीय नेताजी का वो जो ओजस्वी दौर था, जो उनका एक क्रांतिकारी दौर था, जो हमारे जैसे लोगों को राजनीति में लाने का दौर था, वह निश्चित तौर पर विस्मरणीय है। आज का राजनीतिक दौर, आज का परिवेश, आज की परिस्थितियां और तरह की हो गई। मेरी इस कला को जब नेताजी के दौर में वहाँ बदलाव की स्थिति हुई तो मैं बीच में चूंकि गाजियाबाद आ गया था और गाजियाबाद से जो मेरा जुड़ाव हुआ
तो मैं अपने कला की दुनिया में खो गया और बड़े बड़े काम किए। गाजियाबाद में कला के विकास पर बहुत काम किया, जिसमें भी उसके पीछे भी नेताजी की गवर्नमेंट थी। जिस समय जिलाधिकारी माननीय संतोष कुमार यादव जी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया और इस शहर की शक्ल बदलने में उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त जो काम किया है, वो चाहे प्रोफेसर राम गोपाल को लाए हों, चाहे और तमाम समाजवादी नेताओं को उस समय ला करके जो काम उन्होंने किया, वो मेरी पूरी जो कला अवधारणा थी उसको एक खुला कैनवस मिला। और उस कैनवस का जो पहचान है, जो उसकी छवि है, जो उसकी इमेज है, उसको पहचानने की जरूरत है। और जो नेताजी के बाद की समाजवादी पार्टी है, उसको नेताजी के ढर्रे पे चलाने की जरूरत है। क्योंकि आज जब हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं, जो दूसरे जो लोग सत्ता में हैं वो इतने तकनीकी रूप से मजबूत हो गए हैं, सांस्कृतिक रूप से वो ऐसे माहौल बना दिए हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है वो कहीं छिन्न भिन्न हो गया है। और उन्होंने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का एक ऐसा आडंबर फैलाया है कि लोग उसके अधीन जैसे गुलाम हो गए हैं। तो माननीय नेताजी एक बार बातचीत में ये कहे थे कि देखो, अगर मैं सोने का भी मंदिर बना दूं तब भी लोग कहेंगे मुझसे ये मुलायम सिंह जी हिंदू नहीं है, ये मुसलमानों के समर्थक हैं, वो बात मानने को तैयार नहीं है। तो धर्म जो है, नेताजी कभी भी धर्म को इस तरह से नहीं लेते थे कि जिससे धार्मिक भेदभाव का कहीं पर असर दिखाई दे। वो धर्म को लोगों तक छोड़ देते थे, लोगों के मानने तक छोड़ देते थे। वो चाहते थे कि लोगों में बदलाव हो, लोगों में आर्थिक शुचिता आए, लोगों में शिक्षा बढ़े, महिलाएं पढ़ी लिखी हो, महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। कितना प्रोग्राम समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए किया, लड़कियों के लिए किया, साइकिलें दी, कंप्यूटर दिया, लैपटॉप दिया, टैबलेट दिया। और उनको बदनाम कैसे कर दिया गया कि माननीय मुलायम सिंह जी के समय में जो शिक्षा का विस्तार हुआ, भाजपा जब आई थी तो उसने नकल विरोधी अध्यादेश ला करके ये बता दिया कि मुलायम सिंह के दौर में तो बहुत नकल होती थी। अरे भाई, शिक्षा में कभी नकल को परमिट किया जाता है? नकल के, मैं चूंकि अध्यापक रहा हूं तो मैं जानता हूं कि हमेशा नकल को रोका जाता है। शिक्षक इन्विजिलेशन करता है, नकल करते हुए विद्यार्थी को रोकता है। अगर मान लीजिए कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई, कहीं चूक हो गई, तो उसके लिए इतना बड़ा अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी कि लड़कियों को जेल में पकड़ करके डाल दिया जाए। वह जन विरोधी कानून था, छात्र विरोधी कानून था, शिक्षा विरोधी कानून था। और इस बात को हम लोग बहुत जोरदार तरीके से कहा करते थे। और फिर जैसे ही मुलायम सिंह की सरकार दोबारा बनी थी, उन्होंने उस कानून को समाप्त कर दिया था। तो एक तरह से चाहे वो लालू यादव हों जो सामाजिक न्याय के प्रणेता थे, लेकिन उनको किस तरह से घोटालेबाज बना करके प्रचारित किया गया, इसी तरह से नेताजी की छवि को, उनकी मौलिक छवि थी, जो वो शिक्षा, संस्कृति, समाजवाद का विकास चाहते थे, उसकी वाली छवि को हटा करके कालांतर में लोगों ने नाना प्रकार के नारे लगाए, नाना प्रकार कर उन पर आरोप मढ़े। ये सब चीजें विस्तार से मैं आपसे बात करूंगा कि अब ये वक्त आ गया है जो नए विमर्श का वक्त है। नेताजी जो तमाम पुरानी ऐसी दिक्कतें थी उनको खत्म कर रहे थे, और जब खत्म कर रहे थे तो उससे जो लाभान्वित होने वाले लोग थे वो स्वाभाविक रूप से उनके विरोधी हो गए थे। और ये बात आने वाले दिनों में जो उनके पार्टी को चलाने वाले लोग हैं उनको ये बात समझनी होगी कि किस तरह से नेताजी की विचारधारा से ही पुनः उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बड़ी हिस्सेदारी की जा सकती है। आज मैं अपनी इस बात में नेताजी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और आज चूंकि 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, तो मैं इस अवसर पर उनके उस अंतिम संस्कार के पूर्व यह बात अपनी कह करके लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि माननीय नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है, माननीय शरद यादव जी ने जो रास्ता दिखाया है, माननीय लालू यादव जी ने जो रास्ता दिखाया है, और आजकल
नीतीश कुमार जी जिस रास्ते पर लौट कर आए हैं और साउथ में स्टालिन का जो स्टाइल है उससे हमें हमारे बहुजन साथियों को मनोहर कांशीराम को याद करते हुए बाबा साहब के दिखाए हुए सपनों के संविधान को बनाए हुए संविधान को हमें बचाए रखना है और नए तरह से एकजुट होकर के स्वार्थ छोड़ करके और ऐसे लोग जो राजनीति में केवल पद और प्रतिष्ठा और लूट और पाट के लिए आए हुए हैं वो लोग और तरह के व्यवसाय करें, क्योंकि अब जो मौजूदा सरकार है उनको किसी तरह का मौका नहीं देने चाह रही है। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आने दें। और नेताजी चाहते थे कि प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग उनकी राजनीति में आए। कितने लोगों को उन्होंने, ऐसे लोग जो विचारवान थे उनको इसलिए केवल संरक्षण दिया कि हमारे मध्य के लोग ऐसे नहीं थे। चाहे वो जनेश्वर मिश्रा का सवाल हो, चाहे रमाशंकर कौशिक का सवाल हो, चाहे और कई इस तरह के नाम थे जो, चाहे वो कपिल देव सिंह एक आए थे। ऐसे लोगों की जगह तमाम हमारे बहुजन समाज के जो लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, आज उनको वो जगह समाजवादी पार्टी को देनी चाहिए और निश्चित रूप से बहुजन आंदोलन को बड़ा करने का एक मूवमेंट भी चलाना चाहिए। ये मेरा एक संदेश है। आज उनको मैं इस अपनी श्रद्धांजलि में यही बात कह सकता हूं कि इस विचार को अगर उनके जोड़ करके आगे समाजवादी पार्टी को बढ़ाया गया तो अभी जो बिहार से हवा चली है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली पर काबिज होने में कामयाब होगी और यही माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब वो देखेंगे कि देश की गद्दी पे हमारे लोग मौजूद हैं, विराजमान हैं, तो उन्हें अति प्रसन्नता होगी। वो चूंकि उनकी भावनात्मक इच्छा ये थी कि हम दिल्ली पर राज्य करें। कल राजद का राष्ट्रीय खुला अधिवेशन था, लेकिन हर नेता ने ये चिंता व्यक्त की, हर नेता ने अपनी बात में बात कही कि आज माननीय नेताजी को इतना बड़ा समूह श्रद्धांजलि दे रहा है और देखिए आज हम ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और उस आयोजन को बहुत संक्षिप्त करके बहुत शीघ्रता में समेट दिया गया और ये संदेश दिया गया कि हमें एकजुटता से, मजबूती के साथ, तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी बात कही और उस बात पर अमल किया जाना चाहिए। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है माननीय नेताजी को। फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।